हेलो क्लास, वेलकम टू अल्फा 2.0। आज आपकी जनरल टेस्ट की सीरीज में करंट अफेयर्स में आपको आज पढ़ना है इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जो 2022 और 23 में लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। ये करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो नेशनल करंट अफेयर्स में आपके काउंट होगा। ठीक है, नेशनल वाले में काउंट होगा, नेशनल इंटरनेशनल अलग अलग पढ़ेंगे हम। तो नेशनल में इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और आप और भी अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्री टेस्ट सीरीज अभी चल रही है, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं प्रैक्टिस क्लासेस से और डाउट क्लासेस से। आपकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूती देगा स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन कराने के लिए। फिर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने जो अपनी करंट अफेयर की सीरीज है CUET की, जनरल टेस्ट के जो अंडर आता है, उसमें अभी तक हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े थे जो लास्ट ईयर पैटर्न जब चेंज हुआ था लास्ट ईयर उस समय पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस कवर किए थे हमने फर्स्ट क्लास में। अपनी सेकंड क्लास में आपने इवेंट्स एंड थीम्स पढ़े थे। इवेंट्स और थीम्स उनके जो करंट अफेयर का पार्ट बनाते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पढ़ा था। थर्ड क्लास में आपने स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में मैंने आपको कराए थे, उसके बारे में पढ़ा था। देन थर्ड क्लास में क्या था? अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में पढ़ा था। देन फोर्थ जो आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज और उनकी स्कीम्स के बारे में। ठीक है, अब फर्स्ट जो स्कीम है, फर्स्ट गवर्नमेंट स्कीम, वो है PM डिवाइन स्कीम, जो कि है PM, जिसका फुल फॉर्म है PM डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है। नॉर्थ ईस्ट रीजन कौन सा है? हमारा सेवन सिस्टर्स वाला रीजन। जैसे मैं स्टेट्स बताती हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं वो कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के बाद नागालैंड, देन मणिपुर, मिजोरम एंड मेघालय। ये स्कीम सिर्फ इन स्टेट्स के लिए है। ये स्टेट मोर देन 200 ट्राइब्स को कंटेन करते हैं। इसमें ट्राइबल स्पीशीज 200 से भी ज्यादा प्रेजेंट हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल पार्ट बनाता है इंडिया का। इसलिए ये स्कीम सिर्फ इन्हीं स्टेट्स के लिए है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन इस स्कीम को लॉन्च कर रही है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसको शॉर्ट फॉर्म में डोनर भी लिखा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और स्कीम इंपॉर्टेंट है। और किस लिए इस स्कीम को लाया गया था, वो रीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो रीजन क्या है और ये क्या करेगा वहां के लोगों के लिए? विल क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वहां पे डेवलपमेंट होगी, रोड्स बनेंगे और भी सारी, जैसे लाइट्स हो गया, वाटर हो गया, इनकी सारी सुविधाएं वहां पे प्रदान की जाएंगी। स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सारी जो बेसिक नीड्स हैं वहाँ के लोगों की वो पूरी की जाएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके। क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हमेशा से इंडिया का एक थोड़ा मतलब मेन जो लैंड है उससे पीछे ही रहा है, तो उसको उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। और ये 100% सेंटर फंडेड होगी, मतलब इसको सेंटर फंड करेगा। ठीक है, फिर सेकंड क्या होगा इस स्कीम से? विल सपोर्ट इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज वहां पे ग्रो करेंगी। सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, और कई सारे सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे गवर्नमेंट के जो कि वहां तक अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा और वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड स्कीम है हमारी, वो है PM श्री योजना। श्री योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, इस
स्कीम के अंडर दिस स्कीम 14,500 schools will be upgraded. इस स्कीम के अंडर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, उनमें सारी सुविधाएं दी जाएंगी और उनको और ज़्यादा ऊंचाई, मतलब जहाँ पर वो अभी हैं उससे काफ़ी बेहतर बनाया जाएगा एजुकेशन के मामले में, टीचर्स के मामले में, और बाकी जो स्कूल की सराउंडिंग है उनको भी डेवलप किया जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट वाला हमारा था ये मैं अभी बता दे रही हूँ आपको, ये इनिशिएटिव का, ये सिमिलर इनिशिएटिव पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति एक योजना है, इसका इनिशिएटिव भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और इसका भी, बस डिफरेंस ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये पूरे इंडिया के लिए था, मतलब जो मेन लैंड और ये सब, और ये जो है ये सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी दोनों के एम्स वगैरह सब सिमिलर है। इसमें क्या था, 4G नेटवर्क प्रोवाइड करना, हाईवे बनाना, टनल्स बनाना, कॉरिडोर्स बनाना और यही सब, और हेल्थ के लिए और स्कूल्स और ये सब सारे के सारे इसके अंडर भी आते थे, इसके अंडर भी आएंगे, बस ये डिफरेंस है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न में है, वो बाकी मेन लैंड में था। थर्ड वन काफी फेमस हो गया, ठीक है, ये तो सबको ही पता लग गया, टीवी पे इतना ज्यादा छाया रहा है, ये सबको पता लग गया। ठीक है, तो ये देखिए इंट्रोड्यूस किसने किया था, इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 जून 2022। ठीक है, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इनटू द 3 सर्विसेज, जो 3 मेन सर्विसेज हैं, द इंडियन आर्मी, द इंडियन नेवी एंड द इंडियन एयरफोर्स, इसमें सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट की जाएगी। ठीक है, अब ये रिक्रूटमेंट कैसे की जाएगी, क्यों की जाएगी, कितनी एज पे की जाएगी, ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। ठीक है, देखिए एज लिमिट इसमें दी गई है कि 17.5 टू 21 ईयर्स, 23 फॉर 22 क्यों, क्योंकि इसमें कोविड था, तो जो कोविड में थे उनके लिए बस कोविड टाइम्स के लिए ये 23 है, बाकी अब जितनी भी होंगी उसमें सिर्फ एज लिमिट कितनी है, 17.5 टू 21 ईयर्स, मतलब इतने साल के अंदर के ही बच्चे, 17.5 या उससे ऊपर 21 साल तक के ही लोग इसमें ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब स्कीम के अंडर किया क्या जाएगा, यूथ ज्वाइनिंग द आर्मी कॉल्ड अग्निवीर, जो आर्मी या फिर कोई भी इन 3 डिफेंस सर्विसेज में से ज्वाइन करेगा उसको क्या कहा जाएगा, अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, पीरियड क्या होगा, 4 ईयर्स, इनको 4 साल तक आर्म्ड फोर्सेस में सर्विस देनी पड़ेगी। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स 25% ऑफ द बैच विल बी रिक्रूटेड बैक फॉर 15 ईयर्स। अब इसमें होगा क्या, 4 साल तक तो सबने काम किया, अब आफ्टर 4 ईयर्स क्या होगा, 25% जो है, पहले साल कितनी रिक्रूटमेंट हुई थी, 45,000 अग्निवीर ने ज्वाइन किया था, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिला के। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें 45,000 का 25% को वो लोग परमानेंट कमीशन में रख लेंगे, मतलब बाकी 75% निकल जाएंगे, जो 25% बचे हुए हैं उनको रखा जाएगा और उनको परमानेंट कमीशन में डाल दिया जाएगा, मतलब अब अगले 15 साल तक वो और नौकरी करेंगे, 4 साल के बाद 15 साल तक और, लेकिन जो 75% है बचे वो निकल जाएंगे। ठीक है, फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स ₹11.7 लाख विल बी पेड एज सेवा निधि पैकेज। अब जो 4 साल बाद जो 75% लोग उसमें से सोल्जर्स जो बाहर होंगे उनको सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। अब सेवा निधि पैकेज क्या है, सेवा निधि पैकेज के अंडर ये 11.7 लाख रुपए आते हैं, मतलब 11,70,000 रुपए उनको दिए जाएंगे, हैंड ओवर किए जाएंगे। पेंशन नहीं रहेगी इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन जो परमानेंट ये जो 25% है इनको मिलेगी, पर ये जो ये है जो अग्निवीर जो 4 साल बाद निकल जाएंगे उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, उनको सिर्फ ये पैकेज मिलेगा 11.7 लाख रुपीस का। ठीक है,
नेक्स्ट, द डेज स्कीम, DACE डेज स्कीम, इसका फुल फॉर्म क्या है? डॉक्टर अंबेडकर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, अब इसके अंडर क्या किया जाएगा? टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग फैसिलिटीज टू द शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम। अब ये पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, तो ये स्कीम बन जाती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा? हाई क्वालिटी फ्री कोचिंग दी जाएगी UPSC सिविल सर्विसेज के बच्चों को, लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया है कि जनरल स्टूडेंट्स को नहीं दी जाएगी, ये दी जाएगी शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स को। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखिए, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें 100 सीट्स जो होंगी, इसमें जो 100 सीट्स होंगी वो SC स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा। इस स्कीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 100 सीट्स रिजर्व कर दी जाएंगी, और 100 में से जो 33% है सीट्स, वो 33% सीट्स विमेन के लिए हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब विमेन मान लीजिए ज्यादा नहीं है उस सेंटर पे या फिर वो, तो उन सीट्स को भरा जाएगा, लेकिन भरा भी उन्हीं से जाएगा, किन से? जो SC बॉयज हैं या फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उनसे भरा जाएगा। ये नहीं कि आप जनरल स्टूडेंट्स को भर दें उन 100 सीट में, अगर मान लीजिए कि महिलाएं कम हैं तो उनकी जगह फिर किसी जनरल को भर दें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। भरेंगे ये लोग किसको? SC कम्युनिटी से ही भरेंगे, या फिर SC बॉयज या फिर ट्रांसजेंडर्स को भरेंगे। ठीक है, वेकेंट स्पेसेस में इसको भरा जाएगा। ये शुरू किया गया था, आई थिंक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट स्कीम क्या है? संभव एंड स्वावलंबन इनिशिएटिव। संभव और स्वावलंबन इनिशिएटिव ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? किस मिनिस्ट्री के द्वारा? ये है मिनिस्ट्री MSME। MSME बहुत ज्यादा चर्चे में रहती है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। स्किल डेवलपमेंट में इसका काफी नाम सुना होगा आपने। स्किल इंडिया का जब नाम आया था, आत्मनिर्भर भारत का जब नाम आया था, तब ये मिनिस्ट्री का काफी नाम सुना होगा आपने। फिर इसमें क्या किया जाएगा? टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंगस्ट यूथ। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो खुद का काम स्टार्टअप शुरू कर सकें, स्टार्टअप्स खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें, या खुद का कोई भी ऐसे स्किल्ड काम जो उनको आता हो बहुत अच्छे से और उसमें आगे बढ़ सकें, तो उसमें ये काफी हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, और जितनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ये अभी रिसेंट 2022 और 23 में ही ज्यादा चर्चे में आई हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछी जाए आपके पेपर में, क्योंकि नेशनल अफेयर्स हमेशा से एक पार्ट रहा है करंट अफेयर का, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। जैसा कि आप लोगों का सिलेबस में भी लिखा है, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तो नेशनल का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। नेक्स्ट, स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट। ठीक है, स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री कौन सी थी इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड NIMHANS। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। इन दोनों ने मिलके इस स्कीम को लॉन्च किया था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मनोरक्षा लिखा, ऑब्वियस सी बात है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होगा, और वो भी किसकी? स्त्रियों की, स्पेशली स्त्रियों के लिए किया गया था। ठीक है, इनकी मेंटल हेल्थ कैसे खराब होगी? वायलेंस। ठीक है, और launched the स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट विद द गोल ऑफ इम्प्रूविंग women मेंटल हेल्थ इन इंडिया। मेंटल हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है अब हमारी सोसाइटी का,
तो विमेन जो है सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है, सोसाइटी का बहुत बड़ा पोर्शन कवर करती हैं, इसलिए उनकी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए स्कीम लॉन्च की गई थी। और काफ़ी ज़रूरी भी है क्योंकि विमेन की मेंटल हेल्थ जो है वो पूरी फैमिली को अफेक्ट करती है एक तरीके से। ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी बन जाता है कि उनके लिए भी कुछ काम किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, श्रेष्ठ स्कीम। श्रेष्ठ स्कीम किस लिए थी? अब ये देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी ये हिंदी में लिखा हुआ है, काफी सारी स्कीम्स हैं जो हिंदी में लिखी हुई हैं, तो अब मैं हिंदी में इसीलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि श्रेष्ठ इज अ हिंदी वर्ड। तो क्या है इसका फुल फॉर्म, क्या है? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल एंड टारगेटेड एरिया। अब देखिए, रेजिडेंशियल एजुकेशन क्या होता है? रेजिडेंशियल एजुकेशन होता है मतलब जो घर में बैठ के पढ़े स्टूडेंट्स, उनको हाई क्वालिटी और अच्छी एजुकेशन घर में बैठे बैठे मिले, ताकि उनका टाइम भी कम वेस्ट होगा, उनका पैसा भी कम वेस्ट होगा, और उनके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा कि वो अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बढ़िया कर सकें। ठीक है, स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। ठीक है, इसमें 9th और 11th क्लास में एडमिशन होगा, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स, एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स। ठीक है, अब टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू एससी स्टूडेंट्स। देखिए, यहाँ पे जितनी सारी स्कीम्स है ना, मेजर पार्ट उनका एससी कम्युनिटी कवर कर रही है। मतलब एससी कम, ये देखिए ये वाली भी एससी के लिए है, पहले यूपीएससी वाली जो स्कीम थी वो भी एससी क्लास के लिए थी। ठीक है, तो किसके लिए है ये इंपॉर्टेंट है, स्कीम कौन सी है और उसका एम क्या है, मतलब क्या करेगी वो स्कीम, किस लिए लॉन्च की गई है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी स्कीम पूछ लेगा किस लिए लॉन्च की गई थी और कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, NILP। NEP भी याद होगा अगर आपको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये इससे ही रिलेटेड है लगभग। देखो, मिनिस्ट्री कौन सी थी, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये 2022 से 2027 तक इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, NILP विल कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन। अब इसमें देखिए, NEP फॉर स्टूडेंट्स एडल्ट्स के लिए नहीं था, इसमें देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा गया एडल्ट एजुकेशन, 15 साल और अबव, 15 साल या उससे ज्यादा के एडल्ट्स हैं, ये स्कीम उनके लिए है। ठीक है, इट विल बी अलाइंड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मतलब उसके नक्शे कदम पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की थी उसके नक्शे कदम पे ही इसको चलाया जाएगा, उसी के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एम्स होंगे। बट इसमें जो एज है वो एडल्ट की होगी, स्टूडेंट मतलब बड़े स्टूडेंट जो होंगे 15 साल या उससे बड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड नॉट ओनली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इट विल ऑल्सो कवर अदर कंपोनेंट्स लाइक फाइनेंशियल। मतलब ये सिर्फ आपको किताबी ज्ञान नहीं देगा, मतलब कुछ जो स्पेसिफिक ज्ञान जो आपको स्कूल में मिलता है ये उससे आगे देगा, ये कई फील्ड्स में आपके रास्ते खोलेगा, जैसे फाइनेंस में, डिजिटल में, ठीक है, कमर्शियल में, हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस। मतलब एक जगह सीमित नहीं है, इसका दायरा काफी बड़ा है, ये काफी बड़े दायरे में रह के आपको पढ़ाएंगे और आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। सैनिटेशन, जो साफ सफाई करने वाले, जो जैसे हमने देखा होगा ना, जो कभी कभी सीवर्स और उसमें जो वर्कर्स हमारे होते हैं, ये स्कीम उनके बारे में 100 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सी मिनिस्ट्री ने सैंक्शन किया था ये, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस, सबको समान अधिकार समाज में। ठीक है, टू अचीव, अब इसका
एम क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, ये किस लिए बनाई गई थी? एम ये है टू अचीव जीरो फर्टिलिटीज इन सैनिटेशन वर्क। मतलब सैनिटेशन वर्क में कभी कभी आपने सुना होगा कि जो लोग किसी सीवर या किसी पाइपलाइन में उतरते हैं और उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है, तो उसको हादसों को रोकने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। इसमें क्या होगा, ज्यादातर जो काम है वो मैकेनाइज्ड होगा, मतलब टूल्स और इससे मशीन से किया जाएगा, ताकि इनकी जान जो है, जो लेबरर्स हैं हमारे, कम खतरे में जाए। ठीक है। सैनिटेशन वर्क शुड बी परफॉर्म बाय स्किल्ड वर्कर, और इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, ताकि ये अपना काम सफलतापूर्वक कर सके और इनकी जान को कोई हानि ना हो। ठीक है। फिर नंबर 10 क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम, नेवा। देखिए, ई विधान, ई से आपको पता लग रहा होगा, ई वर्ड ही तब यूज किया जाता है जब पेपरलेस होना हो, मतलब सारा काम ऑनलाइन होना हो, कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है। ई का मतलब, ई जहां पे भी तो इलेक्ट्रॉनिक, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक विधान एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन का नाम है, विधान। देखिए, इसको किसने लॉन्च किया था? नागालैंड असेंबली जो है वो फर्स्ट पेपरलेस अकेडमी बनी है। असेंबली फर्स्ट पेपरलेस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इट्स अ मिशन मोड प्रोजेक्ट फॉर डिजिटल लेजिस्लेचर, मतलब जितना हमारा कानूनी कार्रवाई होता है या फिर जो भी कानून का प्रोसीजर होता है, ये एक कदम है उसकी तरफ कि वो पेपरलेस हो जाए। ठीक है। और सारा काम ऑनलाइन हो, ताकि सभी को सुविधा हो, कोई भी, सबके लिए प्लेटफॉर्म एकदम सेम हो जाए। ठीक है। इसका एम क्या था? एम था टू मेक ऑल लेजिस्लेटिव हाउसेस पेपरलेस। ठीक है। पेपरलेस करने के लिए सारा। थीम क्या था? वन नेशन वन एप्लीकेशन, मतलब एक देश और एक ही एप्लीकेशन पे काम करिए, एक प्लेटफॉर्म सबका सेम हो, वहां पे सारी गवर्नमेंट और सारे काम एक साथ हो, ताकि दूसरे भी देख सकें कि काम कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है और कितनी स्पीड से चल रहा है, बाकी सब। तो सबको समान अधिकार मिल जाएगा ना, इसमें एक ही प्लेटफॉर्म है, अब जो काम करेगा वो सबको पता लग जाएगा। ठीक है। प्रोजेक्ट फंड किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मिनिस्ट्री यहाँ पे देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ये प्रोजेक्ट को फंडिंग की थी। फुल फंडिंग तो नहीं की होगी, यूटीज को, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको 100% फंडिंग मिली थी बस, बाकी स्टेट्स को 60-40 या 90-10 के रेशियो में फंडिंग मिली थी, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ वो स्टेट है, प्लेन्स में है, हिली एरियाज में है, या कहाँ है। ठीक है। देखिए, अब 11th क्या क्या है? पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना और वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, ये भी हिंदी में है। उर्वरक परियोजना, उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर, यहाँ पे लिखा हुआ है वन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर वही खाद। ठीक है। इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। ठीक है। फिर इसके अंडर क्या क्या होगा? ऑल सब्सिडाइज्ड सॉइल न्यूट्रिएंट्स विल बी मार्केटेड अंडर सिंगल ब्रांड, दैट इज भारत। अब जितने भी सॉइल में हम लोग डालते हैं, जैसे जमीन पे नहीं, खाद पानी या जो भी कोई भी केमिकल डालते हैं या कोई भी न्यूट्रिएंट डालते हैं, वो सारा एक ब्रांड के अंदर आ जाएगा, और ब्रांड का नाम क्या है? भारत। सिंगल ब्रांड, ब्रांड का नाम भारत। अब इस ब्रांड के अंडर जितनी भी चीजें बिकेंगी किसानों को, सेम बिकेंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंडिया विल हैव अ कॉमन बैग डिजाइन, कॉमन बैग डिजाइन हो जाएगा, मतलब सारे बैग्स पे एक सिमिलर
डिजाइन हो जाएगा लाइक भारत यूरिया, भारत डीएपी एंड भारत एनपीके। अगर यूरिया लेंगे तो उसके बैक पे लिखा रहेगा भारत यूरिया। डीएपी लेंगे, डीएपी का फुल फॉर्म क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो उसके बैक पे भारत डीएपी लिखा रहेगा। और सिमिलरली भारत एनपीके, एनपीके का फुल फॉर्म नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, सिंगल ब्रांड के अंडर आ जाएंगे ये लोग, कोई भी ब्रांड दूसरा नहीं होगा। ठीक है, इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया। नैनो यूरिया की प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाली इंडिया पहली कंट्री बन चुकी। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम कौन सी है, द स्माइल स्कीम। स्माइल फाउंडेशन वाले विजिट करते रहते हैं सारे स्कूल्स को, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये उनको सपोर्ट करता है जो कि पुअर कम्युनिटीज जो है हमारी, जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं हमारे, ठीक है, जो बेगर्स हैं, उनको सपोर्ट करता है, उनको लाइवलीहुड देने में, लाइवलीहुड इन द सेंस काम देने में। ठीक है, और इसको कौन कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ, इस स्कीम को किसने स्टार्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सेम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, सबको बराबर अधिकार मिलेगा, इसलिए सोशल जस्टिस। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि किसने स्माइल स्कीम स्टार्ट की, तो स्माइल स्कीम अगर आपको पता है कि किस लिए होती है, ये हेल्प करने के लिए पुअर पीपल्स को, उनको अच्छी जिंदगी देने के लिए, तो इस ये किसके अंडर आएगा, सोशल जस्टिस के अंदर आएगा, सबको समान अधिकार देने के अंडर आएगा। ठीक है, अब देखिए, लॉन्च्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स। लॉन्च किस लिए किया गया था, किन दो लोगों के अधिकारों के लिए किया गया था, ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है हमारी, ठीक है, एंड द बेगर्स। बेगर्स मतलब जो भीख मांगते हैं। ठीक है, स्माइल स्कीम क्या क्या करेगी इन लोगों के साथ, नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन देगी, मतलब कोई भी लीगल काम हो उसमें इन लोगों को पीछे नहीं ढकेला जाएगा। मतलब कोई अगर अमीर है या फिर ज्यादा पावरफुल है तो इन लोगों को ऐसा नहीं होगा कि इनके अधिकार छीन लिए जाएंगे उनके, नहीं, ये लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सोशल सिक्योरिटी, इनको समाज में कोई डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी, ये अपने अधिकार ले सकते हैं सरकार से। सिक्योर्ड लाइफ, और एक अच्छा जीवन जीने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये स्कीम थोड़ी सी अलग है सारी स्कीम से। सारी स्कीम्स जनरली जो हमारे डेली लाइफ में काम आती है चीजें, उनके ऊपर है। ये थोड़ा सा आरबीआई की मॉनेटरी की स्कीम है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइप ये स्कीम है। इसमें क्या होगा, एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विदाउट एनी, मतलब हम डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी फीस के। इस स्कीम में देखिए, आपसे बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछेगा ये कि कहाँ कर सकते हैं, किसने लॉन्च की थी ये पूछ सकता है, स्कीम क्या थी ये पूछ सकता है। और ये देखिए, ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम तो आरबीआई, ये इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम जो है फॉर रिजॉल्विंग कंज्यूमर कंप्लेन, मतलब कंज्यूमर की जो हम चीजें खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, जिससे खरीदते हैं उसको हम जाके कभी कभी कंप्लेन नहीं करते, भाई तूने ये कैसा कर दिया, लेकिन अगर मान लो उसके खिलाफ हम कंप्लेन नहीं कर सकते, बहुत दबंग आदमी, फिर तो उसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमें जो चीजें हमारे साथ बुरा हुआ है या फिर कुछ भी खराब हुआ है तो हम इसकी कंप्लेन कर सकते हैं स्कीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर 14 क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये ग्रामीण है, सी ये कीवर्ड है यहाँ पे, ग्रामीण। ठीक है, इसको लॉन्च किया किसने था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पे रूरल ये कीवर्ड है और ग्रामीण, रूरल ग्रामीण, ये दो चीजें याद रखिएगा। लॉन्च इन 2016 बाय पीएम नरेंद्र मोदी, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। एम्स टू प्रोवाइड अ पक्का हाउस टू ऑल रूरल फैमिलीज बाय 2024। और इसका एम क्या था, ये इसलिए न्यूज में आई क्योंकि 2024 तक इसको पूरे ग्रामीण इलाके हैं जो इंडिया में, उसमें
पक्का हाउस सबको दे देना था जो गरीब लोग, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है, अभी तक बहुत कम ही हाउसेस बने हैं। अर्लियर नोन एज इंदिरा आवास योजना, इसको पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, ठीक है, इसका पहला नाम यही था, इंदिरा आवास योजना। फिर इसको चेंज करके 2016 में इसका नाम चेंज करके लिख दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना, और ब्रैकेट में ग्रामीण, ये ग्रामीण के लिए, एक शहर के लिए भी है। फिर देखिए शहर वाला, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, अर्बन मतलब शहरी। ये किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, उसको रूरल, इसको अर्बन, इसमें अर्बन अर्बन सेम कीवर्ड्स हैं। हाउसिंग, हाउसिंग इसलिए आया क्योंकि इसमें भी घर प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें भी घर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। लॉन्च्ड, इसको भी 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका भी एम यही था, तो प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन एरियाज बाय 2024, ठीक है। सत्तर हजार घर देने थे इनको हिली एरियाज में, 70,000 रुपए जो थे, और ये 75,000, देने थे इनको। इन्होंने कितना बढ़ाकर कर दिया था? 1.2, एंड इसका कर दिया था 1.3 लाख। वेट, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, वेट ये ज्यादा हो जाएगा। 70 के 75 के का मतलब तो आप समझ ही होंगे, यूट्यूब चलाते हैं, के हजार से लेकर 1.2 1.3 लाख, ये भी लाख कर दिया गया। देखिए इसकी धनराशि कितनी मिलनी थी? 70,000 मिलता अगर हिली एरिया में रहते पहले, लेकिन अब ये बढ़ के 1.2 लाख मिलती है आपको अपना घर बनाने के लिए। अब सरकार तो घर बनाएगी नहीं, आपको पैसा ही देगी ना कि आप घर बनाए। सेम स्वच्छ भारत के अंडर जो टॉयलेट्स बनाए गए थे रूरल और अर्बन एरियाज में, उनके लिए भी मनी सैंक्शन हुआ था, सेम इसके लिए भी मनी सैंक्शन हुआ। और जो ये वेट प्लेन एरियाज और ये हिली एरियाज में, हिली एरियाज में क्योंकि मटेरियल और सुविधाएं ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे मनी अमाउंट जो है वो थोड़ा ज्यादा रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देखिए PMABIM, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम है हेल्थ केयर में, क्योंकि ये कोरोना के समय इस स्कीम को बहुत ज्यादा मिस किया गया था। ये स्कीम तब नहीं थी, उसके बाद ही हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, उसको लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था, इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई। कौन सी? PM आयुष्मान भारत हेल्थ, वेट पहले इसको देख लेते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2021। कोरोना के टाइम पे नहीं था, अगर कोरोना के टाइम पे होता तो इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी आ रही थी। एम क्या है इसका? फॉर स्ट्रेंथनिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द इंडिया, मतलब हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा डेवलपमेंट करना इसका मेन एम है। सारी चीजें अच्छे से हों, कोई भी कोरोना जैसा संकट दोबारा ना आए, अगर आ भी जाए मान लीजिए तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब वर्ल्ड बैंक ने इस स्कीम के लिए $1 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया है इंडिया को। आयुष्मान भारत के लिए $1 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया है कि आप इसको अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिए, पैसे की चिंता मत करिए, ठीक है। फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन, वर्ल्ड बैंक, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक है 1944 में फॉर्म हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC USA।
और वर्ल्ड बैंक अभी काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक इंडियन ओरिजिन, मतलब भारत में जन्मे अमेरिकी नागरिक इसके प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। वो कौन है? अजय बंगा। ये देखिए करंट अफेयर का पार्ट बन रहा है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट। मैंने ज्यादा स्कीम्स नहीं भरी हैं क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो काम की नहीं है, मतलब फालतू स्कीम्स जो मतलब स्टूडेंट्स के लिए कुछ ही स्कीम्स इंपॉर्टेंट होती है ना। अब आप हर स्कीम थोड़ा ना पढ़ोगे गवर्नमेंट की, जैसे कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो गया या फिर कोई ऐसे सोशल टॉपिक पे हो गया जो कि बहुत ज़रूरी है और काफ़ी इमर्जिंग टॉपिक है, वो रिसेंट न्यूज़ में आया है, वो सेम 16th क्या है, सेतु। सेतु क्या है? सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन अपस्किलिंग एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम। मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स वाले, या जो अपना खुद का काम करते हैं, खुद का धंधा चलाते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन और अपस्किलिंग मतलब उनको स्किल प्रोवाइड करना कि ताकि वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाए। ठीक है, ये प्रोग्राम लॉन्च किसने किया था? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इन यूएसए, इन्होंने लॉन्च किया था, इंडिया का लॉन्च नहीं किया था। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इन यूएसए। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इट विल कनेक्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया टू यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स। ये देखिए, ये सीधा सीधा फायदा होगा इंडिया के स्टार्टअप्स को जब ये यूएस के इन्वेस्टर से कनेक्ट होंगे। इन्वेस्टर्स इनमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इनका जो बिजनेस है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। ठीक है, इनके बिजनेस को काफी बूस्ट मिलेगा, पैसे इनको मिल जाएंगे, स्किल इनके पास डेवलप हो ही रही है, ये काफी अच्छा देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए आज मैंने आपको कुल 16 स्कीम्स पढ़ाई हैं। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी भी स्कीम्स हैं आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, प्रॉपर बैठ के, और उनका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। बड़ा बड़ा नहीं, जो मैंने पढ़ाया वो तो है ही आपके पास, पीडीएफ तो होगा ही, उनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा जितनी भी स्कीम्स हैं। ठीक है, और आप अगर बोलेंगे तो ये किसका पार्ट बन जाएगा? वेट, ये नेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट बनेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। ये पॉलिसीज या स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करती हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके करंट अफेयर पार्ट को स्ट्रेंथन करने में। बाकी जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको इतने सारे जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ा दिए हैं। अब ये भी कंप्लीट हो गया आज। आप एक बार बैठ के सारे को रिवाइज कर लीजिएगा प्रॉपरली। देखिए रिविजन करना बहुत ज़रूरी है, रिविजन अगर आप नहीं करेंगे तो जो पढ़ा हुआ है ना वो भूल जाएगा। जनरल टेस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको सारी चीज़ें याद हो, बट एटलीस्ट थोड़े जो फैक्ट्स होते हैं ना वो याद रखिएगा आप, आपको ही इजी पड़ेगा एग्जाम में। और करंट अफेयर्स मैं पॉइंट वाइज आपको पढ़ा ही रही हूँ, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं कि आपको याद भी नहीं होगा। नोट्स आपके पास होंगे, पीडीएफ आपने वीडियो देखा होगा। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।